Hello everyone, welcome back to Ajinatal Daily Current Affairs series, and today we will discuss the combined current affairs for 6th and 7th of June. PM Modi launches 3 E100 ethanol dispensing stations in Pune under pilot project on the occasion of World Environment Day. आप सभी को याद होगा हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने सेलिब्रेट किया और पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल एड्रेस में कहा कि रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया हैज बीन रिलीज्ड। अब आप सभी को पता है कि 21st सेंचुरी में इथेनॉल बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाला सब्सटेंस बन गया है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे काफी अच्छा होता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो भी हम फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, उससे कितना ज्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उसे कंट्रोल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा कि काफी अमाउंट में जो एडवर्स इफेक्ट्स है एनवायरनमेंट पे वो नहीं होंगे, उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि 2025 तक हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करेंगे। अब यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी पार्ट है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या कहा जाता है कि जितना ज्यादा हो सके रिन्यूएबल एनर्जीज को हम यूज करेंगे और आने वाले 6-7 सालों में 250% तक हम ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन फ्यूल्स को ऑप्ट करने वाले हैं। इस साल अगर हम बात करें थीम की, तो थीम थी प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सभी कंपनीज को डायरेक्शंस देगी कि 1 अप्रैल 2023 तक आप जो भी पेट्रोल या फ्यूल्स बेचने वाले हैं उस सभी में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए और इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स भी तय किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 has been released. This index has been released by एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब समझ सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिलीज किया है, तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस पे बेस्ड होगा? एजुकेशन की क्वालिटी पे। अब आप देखिए कि अगर कभी भी कंपटीशन हमारे बीच रखा जाता है तो लोगों में आगे बढ़ने की उत्सुकता होती है। जिन चीजों में हम पीछे हैं, जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, उनको इम्प्रूव करने की एक हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। यहाँ पे 70 पैरामीटर्स तय किए गए हैं। 70 पैरामीटर्स, रिमेंबर, क्या करने के लिए? एसेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन एजुकेशन। किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होने चाहिए एजुकेशन में, इसके लिए 70 पैरामीटर्स हैं, जिनमें से अगर हम बात करें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग की, तो चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड केरला, इन 5 स्टेट और यूटी ने हाईएस्ट ग्रेड पास किया है A++। 2019-20 के लिए रैंकिंग है बेसिकली, क्योंकि एक साल पहले अगर कोई सर्वे होता है तो एक साल बाद उसकी रिपोर्ट्स आ पाती हैं। यहाँ पे हम बात करें लद्दाख की, तो इसे फर्स्ट टाइम ग्रेडेड किया गया था और ये ग्रेड 7th कैटेगरी में है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश ने 20% तक अपने स्कोर को इंप्रूव किया है, साथ ही साथ पंजाब और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी शामिल है जो कि सबसे लोएस्ट स्कोर में आ रहे हैं। तो हम वहां पे देख सकते हैं कि 11 स्टेट्स हैं और यूटीज हैं जो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं 10% से 20% में, और 10 स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका एंड दिल्ली हैव इंप्रूव्ड देयर स्कोर बाय 5 to 10%। अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड की परफॉर्मेंस ग्रेडेशन इंडेक्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे 2019 में सबसे पहले रिलीज किया गया था 2017-18 की रैंकिंग के लिए। अब ये क्या करता है, एक तरह से कंपटीशन क्रिएट कर देता है सभी इंस्टीट्यूशंस के बीच में, स्टेट्स और यूटीज के बीच में, ताकि धीरे धीरे करके जो पैरामीटर्स वीक पॉइंट्स हैं उनमें ग्रोथ की जाए, डेवलपमेंट किया जाए और ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 में क्या कहा गया है कि इंडिया की रैंकिंग जो कि पिछले साल 115 थी, अब वो 2 पॉइंट्स गिर गई है और 117 रैंकिंग इंडिया की है इस साल। याद रखना है, रैंकिंग एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये रैंकिंग किस पे बेस्ड होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड होती है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? आने वाले 2030 तक हमें किन किन फील्ड्स में कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके लिए एक लिस्ट बनाई गई जिसका नाम है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2015 में टारगेट किए गए थे और 2030 तक इन्हें अचीव करना है। ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, मतलब इसमें जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं वो सभी शामिल हैं। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात ये है कि इंडिया
अपने नेबरिंग कंट्रीज जो कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश है, इनसे भी नीचे रैंकिंग पे आया है। क्यों ऐसा हुआ है? आप सभी समझ सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन और एरिया काफी ज्यादा वास्ट है, तो यहाँ पे इन चैलेंजेस को फेस करना इज नॉट अ सिंपल इशू, राइट। किन चैलेंजेस में इंडिया पीछे रह गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 5 एंड 9 में क्या है ये, आगे हम बात करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड और बिहार ये सबसे लीस्ट प्रिपेयर्ड स्टेट्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे पीछे रह गए हैं। और अगर हम बेस्ट स्टेट्स की बात करें तो केरला, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आगे हैं। आइए अब हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो आप एक रोड मैप तैयार कीजिए अपने माइंड में, मैं आपको याद करा देती हूँ। सबसे पहले इंसान अगर अकेला है तो उसकी सबसे बड़ा इशू होता है पैसा, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट एसडीजी है हमारा नो पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को दूर करना। अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप सबसे पहले किसे प्रायोरिटी दोगे? खाने को, यानी सेकंड इज जीरो हंगर। अगर आपने खाना भी खा लिया तो अब आप सोचोगे अच्छी लाइफ के बारे में, घर के बारे में, तो थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद आप सोचोगे एजुकेशन के लिए, सो फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। अब अगर आप पढ़ लिख गए तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगा, देन यू विल डिसाइड कि क्या मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि एजुकेशन से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कई घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं या आगे हायर एजुकेशन नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है जेंडर इक्वालिटी की एजुकेशन के तुरंत बाद। अब अगर जेंडर इक्वलिटी को भी आपने अचीव कर लिया तो आप पब्लिक इश्यूज पे फोकस करोगे। पब्लिक इश्यूज में सबसे पहले आएगा क्लीन वाटर या सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर या सैनिटेशन इज सिक्स्थ एसडीजी। देन सेवेंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेंथ इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ओके, आगे बढ़ेंगे। 11th सस्टेनेबल गोल बेसिकली डील करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज से। ओके, 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th इज क्लाइमेट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, याद रखिएगा 13th एसडीजी गोल डील्स विद क्लाइमेट एक्शन, जो कि सबसे बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए। 14th इज लाइफ बिलो वाटर एंड 15th इज लाइफ ऑन लैंड। 16 is peace, justice and strong institution and 17 is partnerships for the goals. Next we will talk about Ramona, 6th National Park of Assam. असम गवर्नमेंट ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर एक नया नेशनल पार्क चूज किया है, वो है रेमोना नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये है बेसिकली कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में और ये बीटीआर रीजन में आता है, बोडोलैंड रीजन में। अब आप देखेंगे किसके लिए फेमस है, तो गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, विच इज ऑल्सो नोन एज द प्राइड ऑफ बोडोलैंड। काफी सारी दूसरी स्पीसीज भी यहाँ पे है, जैसे कि एशियन एलिफेंट है, टाइगर है, क्लाउडेड लेपर्ड है, इंडियन गौर है, वाइल्ड बफेलो है, ये सारी स्पीसीज यहाँ पे है। काफी रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है ये। तो बेसिकली ये फेमस है गोल्डन लंगूर के लिए, ये आपको याद रखना है, और बोडोलैंड रीजन में ये आता है। अब अगर हम बात करें कि असम में ऑलरेडी 5 नेशनल पार्क है, तो कौन कौन से 5 नेशनल पार्क है आप मैप की हेल्प से देख सकते हो। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, कि काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। दूसरा आपका है औरंग नेशनल पार्क, तीसरा है मानस नेशनल पार्क, और यहाँ पे फोर्थ आप देखेंगे नामेरी नेशनल पार्क। ये इस बॉर्डर पे है, ऑलमोस्ट अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे है नामेरी नेशनल पार्क। एंड देन दिस इज डिब्रू शेखोबा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी असम के एरिया में है, जिनमें से एक नया नेशनल पार्क चूज किया गया है। कौन सा होगा ये? रेमोना नेशनल पार्क। सो रिमेंबर दिस। अभी आगे हम बात करेंगे रेमोना नेशनल पार्क की। तो हमने समझ लिया है कि गोल्डन लंगूर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मानस नेशनल पार्क के पास में इसका एरिया होगा और काफी सारी रिच बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज यहाँ पे लाई करती हैं। अगर हम बात करें मानस नेशनल पार्क की, तो ये एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि एलिफेंट रिजर्व भी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मानस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो एलिफेंट और टाइगर के लिए फेमस है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल।
Okay, let's move forward. ICICI Bank partners SWIFT to offer instant cross-border inward remittances facility. ICICI बैंक ऐसा पहला बैंक होगा इंडिया में जो कि स्विफ्ट फैसिलिटी दे रहा है, स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी दे रहा है ताकि एक देश से दूसरे देश तक इजीली रेमिटेंसेस को शिफ्ट किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके और डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ये हो सकता है। यानी आप कस्टमर्स परेशान नहीं होंगे, एक जन जो कि पेयर होगा वो पेई के अकाउंट में इजीली फंड ट्रांसफर कर सकता है डायरेक्टली, उसे बार बार किसी और बैंक के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सो दिस इज स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी एंड स्टार्टेड बाय आईसीआईसीआई बैंक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। याद रखिएगा जब भी नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें से काफी इंपॉर्टेंट है ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, इन्हें नया वाइस चेयर ऑफ एयर स्टाफ चूज किया गया है। किसे इन्होंने रिप्लेस किया है? तो एयर मार्शल एचएस अरोरा जी को। ये जो चौधरी जी हैं ये वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर रह चुके हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्वॉर्ड आर्म ऑफ द फोर्स। यानी कि इंडिया का वेस्टर्न रीजन, यू नो पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, काफी सेंसिटिव एरिया है ये। अगर यहाँ पे कोई इजीली कमेंट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा उनकी क्वालिटीज होंगी, बेस्ट क्वालिटीज होंगी। तो इसीलिए विवेक राम चौधरी जी को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ चूज किया गया है। सो रिमेंबर द नेम। Let's move forward. Indian origin photographer Thomas Vijayan wins Nature TTL Photographer of the Year 2021. Remember the name, Thomas Vijayan. He is the winner for what? Nature TTL Photographer of the Year. इन्हें इस फोटोग्राफ के लिए ये अवार्ड मिला है। ये आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लंगूर जो है वो उल्टा लटक रहा है। इस फोटो को नाम दिया गया है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। सो द अप्रोच बिहाइंड दिस फोटोग्राफ इज वेरी ह्यूज, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे बेसिकली 8000 एंट्रीज आई थी, यानी इतना बिग कंपटीशन था जिसमें से इस फोटोग्राफ को चूज किया गया। जो प्राइज मनी है वो है 1500 पाउंड विच इज इक्विवेलेंट टू 1.5 लाख रुपीज। ओके, एंड द विनर इज थॉमस विजयन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Novak Djokovic wins 2021 Belgrade Open tennis tournament to lift 83rd ATP trophy. नोवाक जोकोविच का नाम आप सभी लोगों को याद होगा, ही बिलोंग्स टू सर्बिया और ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। तो इन्होंने बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी जीत लिया है और किसे हराया है? एलेक्स मॉल्कन को। सो रिमेंबर दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। ये है नोवाक जोकोविच। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिसिज्म 5 जून को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड स्पेसिसिज्म वी ऑल्सो फील पेन, लव, जॉय एंड फियर। ये आवाज है उन स्पीसीज की जिनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय होते हैं, जिनकी यूटिलिटी ज्यादा होती है या लोग जिन्हें पसंद करते हैं पेट फॉर्म में, डोमेस्टिक फॉर्म में। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए हर साल 5 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिसिज्म सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? एनिमल राइट्स को कंजर्व करने के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हाँ, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है पेटा के द्वारा। व्हाट इज पेटा? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स के पास भी राइट्स होते हैं और उन राइट्स को सिक्योर करना हमारा कर्तव्य है। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये भी 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है? फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। अगर इलीगल या अनरेगुलेटेड फिशिंग की जाती है तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है मरीन एनवायरमेंट को, आसपास के इलाके को, एक्वाकल्चर को। इन सभी चीजों को रोकने के लिए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि फिशरीज सेक्टर में कुछ एफर्ट्स दिए जाएं ग्लोबली, ताकि जो छोटे छोटे फिशरमैन होते हैं, मैन एंड वुमेन, जो कि 90% से भी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, छोटे छोटे फिशरमैन, उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए और उनके राइट्स को भी सिक्योर किया जाए ताकि वो रेगुलेटेड तरीके से फिशरीज कर सकें। ये दिन 2022 को
इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में मनाया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया गया है कि 2022 का जो साल होगा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में मनाया जाएगा, जिसका मेन एम है to focus attention on the small scale fishermen and women who comprise 90% of the world fisheries workforce. Let's move forward. यूएन रशियन लैंग्वेज डे 6 जून। तो यूएन रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 6 जून को। क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? इट इज वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज बाय यूनाइटेड नेशंस। आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से रशियन लैंग्वेज एक है, इसीलिए ये दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूनेस्को के द्वारा ये 2010 में डिक्लेयर किया गया था कि रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाएगा 6 जून को हर साल। क्यों मनाया जाता है? It coincides with the birthday of Alexander Pushkin. Alexander Pushkin कौन थे? He was a Russian poet who is considered as the father of modern Russian language. यानी modern Russian language का father कहते हैं Alexander Pushkin को, और 6 जून को होता है इनका बर्थडे। तो उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हीं को ऑनर करने के लिए 6 जून को हर साल रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड पेस्ट डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 6 जून। तो वर्ल्ड पेस्ट डे क्यों मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे कि पेस्टिसाइड्स का यूज फार्मिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है। कल्टीवेशन और फार्मिंग में अगर पेस्ट का ज्यादा यूज किया जाए या मिसयूज किया जाए तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ पे होगा, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं। तो किस तरह से पेस्ट को मैनेज किया जाए, किस तरह से यूज किया जाए, उस मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए वर्ल्ड पेस्ट डे 6 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इट वॉज इनिशिएटेड बाय चाइनीज पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन and sponsored by FAO-PMA and NPMA and SEPA. So remember this day, ये सबसे पहले मनाया गया था 2017 में, तब से ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून, जो कि आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस साल जो थीम है वो है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। So remember these days. Thank you so much. This is all for today. We will meet soon tomorrow. Thank you.